हाय गाइज, वेलकम टू के सेल्फ स्टडीज। दोस्तों, के सेल्फ स्टडीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था की एक स्टैंडर्ड बुक है जिसे यूपीएससी आईएएस की तैयारी करने वाले सभी कैंडिडेट इसे यूज करते ही करते हैं। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो यूपीएससी आईएएस की तैयारी कर रहा हो या राज्य सिविल सेवा की तैयारी कर रहा हो और उसके पास ये बुक एम लक्ष्मीकांत की भारतीय राज्य व्यवस्था न हो। ये संभव ही नहीं है। यदि किसी के पास नहीं है तो उसकी तैयारी अधूरी है। ठीक है, तो इतनी स्टैंडर्ड बुक को हम आपके लिए बेसिक से, खासकर जो नए बच्चे हैं उनके लिए तो बहुत ही उपयोगी है। ठीक है, बेसिक से बताएंगे। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से। अब नए बच्चे के लिए क्यों उपयोगी है? क्योंकि जो अच्छे बच्चे होते हैं, जो आगे निकल गए हैं, 2 साल 3 साल तैयारी कर चुके हैं, वो इस बुक को खुद से भी पढ़ के समझ लेते हैं। ठीक है, या कोचिंग कर चुके हैं तो उनके लिए रिवीजन मात्र रह जाता है। यहाँ पे बेसिक बातें मैं बताऊंगा जो लोग कंफ्यूज करते हैं और अपने से बुक को पढ़कर समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं। और दोस्तों, मैंने 2 इसका चैप्टर पढ़ा चुका हूँ पहले। ये तीसरा चैप्टर है संविधान की प्रमुख विशेषताएँ। ठीक है, इसके पहले मैंने 2 चैप्टर कौन से पढ़ा चुके हैं? ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और एक संविधान का निर्माण। ठीक है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ठीक है, ये पहला चैप्टर था। और दूसरा क्या था? संविधान का निर्माण कैसे हुआ था। ठीक है, संविधान के निर्माण में कौन कौन सी प्रोसेस, कितना समय लगा था, कौन कौन सी कमेटियाँ बनी थी संविधान निर्माण के लिए, ये सभी उसमें बताया है हमने। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाएं और उस वीडियो को जरूर वॉच करें। ठीक है, आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। ठीक है दोस्तों, यह सिर्फ सिविल सर्विस के लिए नहीं, यदि आप बेसिक समझ जाते हैं तो रेलवे, ग्रुप डी, एसएससी, सचिवालय, ये सभी में काम आएंगे आपको। ठीक है, चलिए ज़्यादा आपका समय न बर्बाद करते हुए सीधे टॉपिक पे आते हैं। तो यह है तीसरा, संविधान की विशेषताएं। देखिए, हमारा संविधान जो है भारत का, उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं ये तो हमें पता होना ही चाहिए। ठीक है, साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो पहला देखिए क्या है, प्रस्तावना। संविधान में आप सभी जानते हैं कि आज 25 भाग हैं। ठीक है, और अनुच्छेद तो 400 से भी ज़्यादा हो चुके हैं। हालांकि शुरू में तो 395 ही थे जब हमारा संविधान लागू हुआ था। और 12 अनुसूचियाँ हैं और 1 प्रस्तावना है, ये संविधान में हमारे हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं प्रस्तावना को। ठीक है, भारतीय संविधान के तत्व और मूल भावना में अद्वितीय है। ठीक है, भारतीय संविधान का तत्व जो है और मूल भावना है, यहाँ तत्व जो है और संविधान की जो मूल भावना निकलती है वो अपने आप में अद्वितीय है। ठीक है, विश्व के कई देशों से प्रभावित होने के बावजूद अपनी अलग पहचान रखती है। ठीक है, जानते हैं आप सभी कि हमारा जो संविधान है विश्व के कई देश से सब वहाँ के संविधान से लिया गया है बातों को, फिर भी सभी देशों से ये हमारा संविधान अलग ही अपनी पहचान बनाती हो। कैसे, आगे हम देखेंगे। ठीक है, जैसे कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, किंतु आप देखेंगे कि हमारा धर्मनिरपेक्ष है और पश्चिम के देश में अमेरिका, ऐसे बात है, आप अमेरिका को लीजिए, वो भी धर्मनिरपेक्ष है। लेकिन दोनों के धर्मनिरपेक्ष के जो मूल सिद्धांत हैं उसमें बहुत ही अंतर है। वहाँ का धर्मनिरपेक्ष क्या है? राज्य और धर्म एक दूसरे से अलगाव रखते हैं, मतलब नकारात्मक है। ठीक है, एक दूसरे से कोई मतलब नहीं। यहाँ का धर्म निरपेक्ष अलग है, क्योंकि हमारा भारत जो है क्या है, बहुसमाजवादी है, बहुसमाजवादी। ठीक है, यानी कई संप्रदाय समाज के लोग रहते हैं। ठीक है, और वहाँ मैक्सिमम 95% एक ही समाज संप्रदाय से आते हैं। ठीक है, इसलिए वो अलग रहते हैं तो चल जाता है, राज्य और समाज अलग है तो चलता है। लेकिन हमारे यहाँ ये संभव नहीं है। हमारे यहाँ सभी धर्मों को समान भाव से देखा जाता है, क्योंकि सभी धर्म के लोग रहते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये अलग पहचान रखती है। आपने देख लिया किस तरह से अलग पहचान रखती है। ठीक है, शब्द तो लिए गए हैं धर्मनिरपेक्ष हमारे यहाँ भी, लेकिन पहचान बिल्कुल अलग है। इसी तरह से चलिए देखिए दोस्तों, बिल्कुल यहाँ बेसिक से आपको हम बता रहे हैं। एक बार आप इस बेसिक को देख लिए, फिर अपने आप से आप पढ़िए एम लक्ष्मीकांत बुक को, और ना समझ में आए तो हमें फिर कमेंट करके आप बताइएगा। ठीक है, आगे क्या है? हम जानते हैं कि 1949 में संविधान अपनाने के बाद कितने बार संशोधन भी हो चुके हैं। हमारे संविधान में आप सभी जानते हैं कि बहुत बार अमेंडमेंट, संशोधन, मतलब संविधान में बदलाव किया गया है या कुछ नया चीज़ जोड़ा गया है। ठीक है, ये कितने संविधान संशोधन अभी तक हो चुके हैं? देखिए, आप सर्च करके हमें बताइएगा। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। अभी तक कुल कितने संविधान संशोधन हो चुके हैं? कैसे सर्च करेंगे? गूगल कर लीजिएगा। ठीक है, कुछ कुछ आप भी करते रहिए, फिर आगे हम बताएंगे। ठीक है, जो विशेष रूप से 7वें, 42वें, 44वें, 73वें और 97वें संविधान संशोधन तो कितने हो चुके हैं? देखिए, 97 तक तो यहाँ मैंने ही बता दिया, जाहिर सी बात है इससे ज़्यादा हो चुके होंगे, 100 से बहुत पार हो चुके हैं। लेकिन ये जो मूल रूप से संशोधन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये संशोधन आपको जानना है, आगे हम बताएंगे इसके बारे में। ठीक है, आगे मतलब कि आगे के चैप्टर में, अभी तो
संविधान की प्रमुख विशेषता बता रहे हैं, क्या विशेषता है। तो ये एक विशेषता ये भी है कि हमारा संविधान में इतना संशोधन हो चुका है, यानी संशोधन होने की एक हमारी विशेषता है, ठीक है। तो इससे क्या साबित होता है इतने संशोधन हो चुका है, इसका मतलब हमारा संविधान नरम रूप का भी है। नरम मतलब अपने आप में बदलाव रखता है, बदलाव करने की क्षमता रखता है, ठीक है, समय के हिसाब से। चलिए आपका होमवर्क तो देख ही लिया है, कितने संशोधन हो चुके हैं। आगे 42वें संविधान संशोधन 1976 अधिनियम को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। जानते हैं केशवानंद भारती मामले 1973 क्या था, ठीक है, आप इसको सर्च कीजिएगा इसको भी, ठीक है, फिर हम आगे बताएंगे। और हाँ, केशवानंद भारती एक बहुत ही बड़ा अपने आप में चैप्टर है। सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई हुआ था, उस सुनवाई का नाम है केशवानंद भारती नाम से जाना जाता है। उसमें जो फैसला आया था वो हमारे देश के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मायने रखता है, ठीक है, संविधान के लिए। तो इस पे एक नया वीडियो ही 1 घंटे का बनाया जा सकता है। यदि आपको इस पे वीडियो चाहिए तो हमें आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है। पहले आप खुद से सर्च कीजिए और ना समझ में आए तो हमें आप बताएंगे, क्योंकि इसके बिना आपका संविधान समझने का कोई विशेष मतलब नहीं रहेगा, यदि ये समझ नहीं पाते हैं तो, ठीक है। और 1976 का 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान, अब बताइए कि मिनी में छोटा, जब संविधान में एक संशोधन हुआ है उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन में छोटा अपने आप में एक संविधान का नाम दिया गया है, ठीक है, नाम दिया गया है। लोग ऐसा बोलते हैं क्यों, क्योंकि इसमें इतने बदलाव किए गए हैं, इतने बदलाव किए हैं कि संविधान में बहुत सारे जो पुराने संविधान थे उसमें बदलाव आ गया, तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए कहा जाता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है जब बाद में इतना बदलाव किया गया, अमेंडमेंट किया गया, तो वो इंपॉर्टेंस हो जाता है। इसको भी आगे देखेंगे, अभी फिलहाल तो हम लोग बस संविधान की विशेषताएँ देख रहे हैं, तो टॉपिक पर ही बने रहते हैं, ठीक है। संविधान की विशेषताएं क्या क्या हैं, अब चलिए देखते हैं। सबसे पहला विशेषता क्या है, सबसे लंबा संविधान, ठीक है। दोस्तों ये मेरा जो टच पेन है ये ख़राब हो चुका है, तो उतने अच्छे से कंटिन्यूटी से नहीं चल पा रहा है, ठीक है, तो आप उसको अवॉइड करेंगे। आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, इतनी मेहनत से वीडियो आपके लिए बनाते हैं। आप सब्सक्राइब करते रहिए, दोस्तों के पास अपने ग्रुप में भेजिए और ग्रुप डिस्कशन भी कीजिए इस टॉपिक पे, अपने दोस्तों में ग्रुप डिस्कशन कीजिए इस टॉपिक पे। आप भी देखिए, दोस्तों को भेजिए, उनको भी देखने को बोलिए और फिर आपस में आप चर्चा कीजिए, आपने कितना समझा और नहीं समझा वो हमें कमेंट में आप जरूर लिखिए, और आगे आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी लिखिए, ठीक है। चलिए पहला संविधान की क्या विशेषता है, सबसे लंबा संविधान। आप जानते हैं कि भारत का संविधान लिखित है और ये लिखित होने के बावजूद भी बहुत बड़ा है। भारत का संविधान सबसे लंबा है, ये हमारी पहली विशेषता है, ठीक है। क्या है, मूल रूप से 1949 संविधान में एक प्रस्तावना, जो मूल रूप मतलब जब संविधान हमारा लागू हुआ था उस टाइम में क्या क्या था, हमारे संविधान में एक प्रस्तावना था, 395 अनुच्छेद थे, ये अनुच्छेद 22 भाग में बटे हुए, ठीक है, 22 भाग में मिलाकर 395 अनुच्छेद आते हैं, ठीक है, और 8 अनुसूचियाँ थी, शेड्यूल, अनुसूचियाँ शेड्यूल, ठीक है। वर्तमान में 2023 अपडेटेड रहिए, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ आपको ये भी आ सकता है, अपडेटेड भी आ सकता है। अभी तक कितने आर्टिकल हो चुके हैं, अनुच्छेद, आर्टिकल मीन्स अनुच्छेद ही होता है इंग्लिश में, ठीक है। तो अभी 2023 में 448 आर्टिकल, 25 भाग और 12 अनुसूचियाँ हैं, ठीक है, आप इसे याद रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। और मूल संविधान जब लागू हुआ था उस टाइम में कितने थे, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। भारत के संविधान को विस्तृत बनाने के पीछे निम्न कारण है। अब देखिए इतना बड़ा जब संविधान बना हमारा तो उसके पीछे कोई कारण होगा, ऐसे तो इतना बड़ा नहीं बनाया गया होगा। बुक तो नहीं लिखना था कि जितनी मोटी होगी उतनी ज़्यादा कोई उसे पसंद करेगा कि ये बहुत बड़ा बुक है, ऐसा तो है नहीं। ये तो विस्तृत होने के पीछे कोई कारण रहा होगा, ठीक है। तो क्या कारण था, भौगोलिक कारण, भारत का विस्तार और विविधता। आप जानते हैं कि हम भौगोलिक कारण, यहाँ के जियोग्राफिकल जो रीजन है वो इतनी, दोस्तों यदि आप भारत का मैप बना लेते होंगे तो आप हमें बनाकर जरूर बताएंगे, ठीक है, ठीक है। तो इतनी विस्तार है, जम्मू कश्मीर पहाड़ी एरिया, इधर कुछ और है, यहाँ कुछ और है, पठारी, ठीक है, ये भी जंगली पहाड़ी क्षेत्र है, और आदिवासी ये सब क्षेत्र आता है, पूर्वी क्षेत्र, ठीक है। तो इतनी विस्तार है कि सभी को समाहित करने के लिए, ठीक है, इसका विस्तार करना पड़ा, ठीक है दोस्तों। यह ज़्यादा ही हम विस्तार में आपको बेसिक बता रहे हैं ताकि नए बच्चे बिल्कुल समझ सके इसे, ठीक है। यदि आपको लगता है कि इतना विस्तार में आपको जानने की ज़रूरत नहीं है तो वो भी आपको आप कमेंट में हमें जरूर बताएंगे, ठीक है। हाँ, और इतने विस्तार में जानने की ज़रूरत जिसे नहीं होगी वो तो खुद ही बुक से समझ लेंगे, ठीक है। तो हमें लगता है कि इतना विस्तार में आपको हमें बताना ज़रूरी है, क्योंकि नए बच्चे के लिए खास करके हम बना रहे हैं, ठीक है। पुराने बच्चे तो या कैंडिडेट तो समझ ही लेते हैं खुद से। देखिए तो ये विस्तार और विविधता, ठीक है। ऐतिहासिक भी क्या है, ऐतिहासिक, इसके उदाहरण के रूप में भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रभाव को देखा जा सकता है। यह अधिनियम बहुत विस्तृत था। देखिए 1935 में जब हमारा देश गुलाम था तो 1935 में एक एक्ट बना था, अधिनियम अंग्रेजों ने बनाया था, ब्रिटिश की संसद बनाई थी, ठीक है। ये भी बहुत बड़ा था, ठीक है, ये भी बड़ा था। और हमारा संविधान 1935 से भी लिया गया है,
हमारा संविधान 1935 को उस आर्टिकल से बहुत सारा लिया गया, ठीक है। तो विस्तृत होने के ये भी कारण है, ठीक है। जम्मू कश्मीर को छोड़कर केंद्र और राज्यों के लिए एकल संविधान, हमारे यहाँ एकल संविधान है। जम्मू कश्मीर को छोड़कर अब तो 370 यहाँ भी हट गया है, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर को छोड़कर हमारा जो संविधान था सभी राज्यों के लिए, कुल कितने राज्य हैं बताइएगा अभी, ठीक है। तो कुल राज्यों के लिए एक ही संविधान है, तो बड़ा तो होगा ही, इतनी सारी विविधता क्षेत्रों को समाहित करना है तो, ठीक है। और द क्या है, संविधान सभा में कानून विशेषज्ञों का प्रभुत्व। जब हमारा संविधान बना था तो संविधान सभा जो बनी थी, हमने आपको बताया था संविधान सभा के बारे में, संविधान का निर्माण जो होगा चैप्टर पढ़ाया था दूसरा, उसमें संविधान सभा एक बनी थी, संविधान को बनाने के लिए एक कमेटी बनी थी, ठीक है। तो वो कमेटी में किसका प्रभुत्व था, प्रभुत्व मीन्स कौन लोग उसमें शामिल थे ज़्यादा, कानून विशेषज्ञ, सभी लाभ पढ़े हुए व्यक्ति थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल आप जानते हैं इतने बड़े कानून विशेषज्ञ थे, ठीक है। इसी तरह से सभी कोई, अब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को जानते हैं। तो इतने सारे कानून विशेषज्ञ जब होंगे तो उसे विस्तृत रूप होना ही होना है, ठीक है। चलिए आगे क्या है, दूसरा देखिए, विभिन्न स्रोतों से विहित। हमारे संविधान की विशेषता में दूसरा क्या, विभिन्न स्रोतों से विहित, मतलब कई स्रोत से हमारे संविधान को लिया गया, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ 1935 का अधिनियम से लिया गया है, या अमेरिका से सिर्फ लिया गया है कुछ तत्वों को, या ब्रिटेन से लिया गया है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। विभिन्न स्रोत से विहित है, कई देशों से, आप आगे देखेंगे आयरलैंड से भी कुछ लिया गया है, अमेरिका से भी, ब्रिटेन से भी, ठीक है। संसदीय प्रणाली तो ब्रिटेन से लिया गया क्योंकि वहीं के अनुसार हमारा जो भी व्यवस्थाएँ हैं चल रही थी, ठीक है, पहले से। तो विभिन्न स्रोत से क्या है, इसमें अधिकतर उपबंध विश्व के कई देशों तथा भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है, ठीक है। ढांचागत हिस्सा भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया, ढांचागत हिस्सा, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो संविधान का मूलभूत हिस्सा है 1935 से लिया गया, ठीक है। दार्शनिक भाग, दार्शनिक मीन्स क्या होता है, फिलोसफी, किसी चीज़ का दर्शन, जैसे किसी व्यक्ति का जो दर्शन होता है, सोच होता है, उसी के आधार पर वो अपना रणनीति बनाता है। तो भारत संविधान का भी एक सोच है, फिलोसफी है अपनी, उसके आधार पर ही सारी नीति आगे तय होंगी, जो भी ढांचा बनेंगे शासन करने के तरीका, ठीक है। तो ये दार्शनिक भाग उसी को कहते हैं, ठीक है। मूल में एक सोच होता है और उसी के अनुसार कानून बनाया जाता है, इसी सोच को आगे बढ़ाने के लिए, उसे दार्शनिक भाग कहेंगे हम, ठीक है। तो हमारे जो दार्शनिक भाग क्या है, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ये कहाँ से लिए गए हैं, मौलिक अधिकार लिए गए हैं अमेरिका से क्रमशः है यहाँ, और नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से लिए गए हैं, आयरलैंड भी देश है, ठीक है। राजनीतिक भाग अब देखिए किसको कहते हैं, जो शासन करने की प्रणाली है, सिस्टम है, हमारा देश पे शासन कैसे होगा, वो कहाँ से लिया गया है, वो क्या है, संघीय सरकार है शासन प्रणाली हमारे यहाँ। और कार्यपालिका होती है, कार्यपालिका उसे कहते हैं जिसमें मंत्री लोग शामिल होते हैं। विधायिका उसे कहते हैं जो कानून बनाती है, और विधायिका के ही कुछ भाग मंत्री बनते हैं जो कार्यपालिका में शामिल होते हैं, ठीक है। तो ये ब्रिटेन से लिया गया है, इन्हीं के हम गुलाम थे, इनके अनुसार ही हमारा पहले से भी चला रहा था सिस्टम, तो इसीलिए ये जो है ब्रिटेन से लिया गया, ठीक है। नम्यता और अनम्यता का समन्वय, हमारे संविधान में नम्यता भी है, मतलब अनम्यता फ्लेक्सिबल, जो मतलब कि बदलाव रखने की क्षमता रखता है, ठीक है। अनियमितता रिजिड मीन्स जो जल्दी बदलाव अपने आप में नहीं करता है, ठीक है। जैसे कोई व्यक्ति होते हैं समय के हिसाब से अपने आप को ढालने में सक्षम होते हैं, कोई व्यक्ति होते हैं अपने आप ईगो में या जो भी उनकी सोच है फिलॉसफी उसमें अड़े रहते हैं, ठीक है। तो ये जैसे हमारे संविधान में नम्यता और अनम्यता का समन्वय है, दोनों का बहुत अच्छा एक समन्वय बनाया गया है, ठीक है। ना तो ज़्यादा नम्य है ना ज़्यादा अनम्य है, ठीक है। इसके आधार पर 368 अनुच्छेद को देखा जा सकता है। अब 368 अनुच्छेद क्या है, संविधान संशोधन या संविधान में कुछ जोड़ने की जो प्रक्रिया है वो 368 में जिक्र है, ठीक है। कि संविधान में बदलाव करना हो तो कैसे होगा, क्या प्रोसेस है उसकी, वो 368 में है, ठीक है। जो संविधान के संशोधन से संबंधित है। कुल संविधान संशोधन की अब तक की संख्या बताइए, पहले भी मैंने पूछा है, ये जरूर आप देखिएगा, ठीक है। एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था, एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था, देखिए एकात्मक मतलब एक, संघीय मतलब कुछ मिलजुल के संघ बना है, ठीक है। इससे साबित होता है भारतीय संविधान संघीय सरकार की स्थापना करता है, इसमें संघ के सभी आम लक्षण विद्यमान है, मतलब यह राज्यों का संघ है, ठीक है। भारतीय संविधान राज्य का संघ है, ठीक है। संघीय सरकार की स्थापना करता है, केंद्र में एक सरकार है, ठीक है, राज्य में सरकार है, और केंद्र की सरकार के निर्देश राज्य की सरकार मानती हैं, ठीक है, और नहीं मानती हैं केंद्र के जो नियम कानून बनाए जाते हैं, अगर उसको राज्य सरकार नहीं मानती है तो क्या होता है, उस आधार पर राज्य सरकार के को निलंबित भी किया जा सकता है, वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है इस आधार पर, ठीक है। तो ये संघीय व्यवस्था है यहाँ पे, ठीक है। कोई भी राज्य सरकार केंद्र सरकार के निर्देश का अवहेलना नहीं कर सकता, ठीक है। पांचवा क्या है, सरकार की संसदीय स्वरूप, संसदीय मीन्स डेमोक्रेसी का जो सिस्टम है
लोकतंत्र का वो संसदीय स्वरूप है, ठीक है। सरकार कैसे हमारा बनता है, संसदीय स्वरूप, संसद से बनता है, ठीक है। एक संसद है, केंद्र में क्या है, लोकसभा है, राज्यसभा है, ठीक है। ये दोनों क्या है, संसद के अंग हैं। हालांकि संसद के अंग में राष्ट्रपति भी आते हैं। अगर कहीं एग्जाम में आए कि निम्न में से कौन से संसद के भाग है अथवा है, तो उसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों जिसमें होंगे तो वही सही होगा, ठीक है। कहीं कहीं लोग मिस्टेक कर देते हैं कि वो लोकसभा, राज्यसभा मार देते हैं, राष्ट्रपति भी संसद का ही एक अंग है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान ने अमेरिका के अध्यक्षीय प्रणाली के बजाय ब्रिटेन के संसदीय तंत्र को अपनाया। देखिए भारत का जो संविधान क्या, अमेरिका में अध्यक्षीय प्रणाली है। अध्यक्ष मीन्स वहाँ राष्ट्रपति ही सर्वोच्च होता है, आप देखे होंगे। अमेरिका के भी राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में, जो बाइडेन, ठीक है। इससे पहले कौन थे, डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है। हालांकि उन पर भी ट्रायल चल गया। चलिए, तो भारतीय संविधान ने अमेरिका के अध्यक्षीय प्रणाली के बजाय ब्रिटेन के संसदीय तंत्र, देखिए सभी ढांचा अधिकतर ब्रिटेन से ही लिए जा रहे हैं शासन की, ब्रिटेन के संसदीय तंत्र को अपनाया है। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ क्या कर रहा है, फिर भी ब्रिटेन से अलग तरीके के कार्य हैं। कैसे बताइए, ब्रिटेन के ही, देखिए यही तो हमारी संविधान की विशेषता है कि कई देशों से लिया गया है, फिर भी उसमें अपने देश के हिसाब से बदलाव किया गया है, ठीक है। यानी कि मूल शब्द और भाव उठाए गए हैं कई देशों से, लेकिन अपने देश के भौगोलिक स्थिति, परिस्थिति और यहाँ की सामाजिक व्यवस्था को देखते हुए उसमें बदलाव करके अपनाया गया, ठीक है। तो हुआ ना ये हमारी संविधान की विशेषता, ठीक है। तो भारतीय देखिए क्या है, यहाँ पे बदलाव किया क्या है, आप जानते हैं इसकी विशेषता। फिर भी ब्रिटेन से अलग है कैसे, ब्रिटिश की संसद की तरह भारत की संसद संप्रभु नहीं है। ब्रिटेन की संसद क्या है, संप्रभु है। कहेंगे संप्रभु क्या होता है, तो हमने पिछले चैप्टर में बताया, फिर भी बता दे रहे हैं। संप्रभु उसे कहते हैं जो अपने आप में सर्वा होता है, 100% उसकी अपनी पावर होती है, ठीक है। तो ब्रिटेन की संसद संप्रभु है, हमारा देश संप्रभु है, लेकिन यहाँ संसद की बात हो रही है, ठीक है। हमारा देश किसी देश का गुलाम नहीं है, उसके अनुसार नहीं चलता, अपने हिसाब से चलते हैं। संसद की बात हो रही है, संसद संप्रभु नहीं है, मतलब जो संसद चाहेगी वो खुद वो नहीं कर सकती, उसके ऊपर बहुत सारे फाउंडेशन है, रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है। जबकि ब्रिटेन की संसद सर्वा है, ठीक है, वो जो चाहती है सो करती है, ठीक है। और भारत का प्रधान निर्वाचित होता है, प्रधान मतलब कौन, राष्ट्रपति। वहाँ राष्ट्रपति नहीं होते हैं, आज भी वहाँ पे उत्तराधिकारी राजा ही बनते जाते हैं, ठीक है। वो जो राजा हैं उनके ही वंशज उत्तराधिकारी बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो निर्वाचित होते हैं, इलेक्शन के माध्यम से आते हैं, ठीक है। लेकिन डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है, हम आपको पब्लिक नहीं देते हैं, फिर भी इलेक्शन तो होता है ना। तो ये निर्वाचित व्यक्ति होते हैं, ठीक है। तो जब संसद कोई कानून बना के उसे राष्ट्रपति पास भेजेगी तो राष्ट्रपति भी अपना उस पर विचार रखता है, इसके बाद अपना सिग्नेचर करता है, तब वो कानून बनता है। तो कैसे, फिर संसद यहाँ सर्वा नहीं हुआ ना, सर्वा संसद हुआ नहीं, फिर संप्रभु तो हुआ नहीं, ठीक है। चलिए, और इसमें प्रधानमंत्री की भूमिका अहम होती है। इस व्यवस्था में संसदीय स्वरूप में जो है प्रधानमंत्री की भूमिका अहम होती है। आप देखते होंगे भारत में प्रधानमंत्री हमेशा नियोजक बने रहते हैं, उतने राष्ट्रपति नहीं। जबकि अमेरिका में राष्ट्रपति हमेशा नियोजक में रहते हैं, क्यों, क्योंकि वहाँ अध्यक्षीय प्रणाली है, ठीक है, उसमें राष्ट्रपति की भूमिका होती है, ठीक है। छठा क्या है, संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक स्वतंत्रता में समन्वय। देखिए समन्वय का मतलब होता है दोनों में आपस में एक समन्वय बनाना, ठीक है, मेल जोल बनाना, एक दूसरे का सहयोग से काम करना, समन्वय उसे कहते हैं, ठीक है। संसद की संप्रभुता का नियम ब्रिटिश संसद से जुड़ा है, ठीक है। संसद की संप्रभुता का नियम किससे जुड़ा है, ब्रिटिश संसद से। जबकि न्यायपालिका कहाँ से लिया गया, अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के हिसाब से लिया गया है। यहाँ भी अमेरिका के न्यायालय से भारत का न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो भारत का है, न्यायिक समीक्षा की शक्ति कम है। देखिए हम बार बार कह रहे हैं कि कई देशों से हमारे संविधान की विशेषताएं लिए गए हैं, चाहे वो संप्रभुता के मामले में हो, चाहे संसद के मामले में हो, ठीक है। संसदीय संप्रभुता की बात हो, कोर्ट की बात हो या धर्मनिरपेक्षता की बात हो, फिर भी भारत अपने यहाँ के माहौल के अनुसार उसे बदलाव करके लिया है। अब यहाँ भी देखिए क्या बदलाव है, हमारा संसदीय संप्रभुता कहाँ से लिया गया, ब्रिटिश संसद से। फिर भी ब्रिटिश संसद की तरह हमारा संसद क्या है, संप्रभु नहीं है, संप्रभु नहीं है वहाँ जैसा, ठीक है, संसद। और दूसरा क्या है, न्यायालय सुप्रीम कोर्ट जो हमारे यहाँ क्या है, तो न्यायिक व्यवस्था कहाँ से लिया गया, अमेरिका से। फिर भी वहाँ की जो न्यायालय की न्यायिक समीक्षा की शक्ति है, न्यायिक समीक्षा मतलब कोई कानून बनेगा, संविधान में कोई संशोधन किया गया तो उसकी समीक्षा कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट के, कानून सही है कि नहीं। वो समीक्षा की शक्ति भी वहाँ की न्यायालय से कम है, ठीक है। और संसद की भी शक्ति कम है, दोनों का कम है। देखिए किस तरह से बैलेंस बनाया गया है, ठीक है। अब क्यों न्यायिक समीक्षा की शक्ति, इसलिए क्योंकि देखिए न्यायिक समीक्षा की शक्ति क्यों कम है, कह देने से तो होगा नहीं कि कम है, ठीक है। इसके लिए तो प्रूफ देना पड़ेगा। यहाँ पे क्या इसलिए कम है क्योंकि विधि की प्रक्रिया, दो चीज़ आप याद रखेंगे, विधि की
प्रक्रिया, एक ये सिस्टम होता है, ठीक है, आपको ये संविधान में मिलेगा ये शब्द। और एक होता है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। दोस्तों पेन खराब है इसलिए हैंडराइटिंग और ज़्यादा खराब हो जा रहा है, टच पेन जो है, ठीक है। आप लोग सपोर्ट कीजिए, हम अपने सिस्टम को सुधारेंगे, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तो ये जो दो प्रक्रिया होती है, विधि की नियत प्रक्रिया, तो विधि की नियत प्रक्रिया क्या है? विधि की नियत प्रक्रिया ये क्या है मतलब, और एक है क्या है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। मतलब कि एक विधि जो प्रक्रिया अपनाएगी, विधि द्वारा जो स्थापित होगा, उसका मतलब क्या है कि विधि मतलब कानून बना के जो स्थापित किया जाए प्रक्रिया, उसकी के तहत हमारे सुप्रीम कोर्ट को अपना फैसला सुनाना है, ठीक है। और ये विधि की नियत प्रक्रिया, विधि खुद है, उसकी जो नियत मतलब अपनी जो विचार है उसकी प्रक्रिया के माध्यम से यहाँ के कोर्ट फैसला सुनाती है, ठीक है। तो हुआ ना अलग, मतलब विधि द्वारा नियत प्रक्रिया जो है वो हमारा संसद बनाता है विधि, तो वो चाहेगा तो न्यायालय की जो सुनवाई करने का कानून है उसमें कुछ बदलाव करेगा। जैसे हमारे यहाँ कोई भी कानून बने हैं उसके आधार पर ही हमारा न्यायालय सुनवाई करता है, ठीक है। मौलिक अधिकार जैसे दिया गया है तो कानून में है, संविधान में है मौलिक अधिकार, तभी तो हमारा संविधान मौलिक अधिकार के हनन पर सुनवाई करता है, ऐसे कैसे करता है, ठीक है। तो वहाँ से कम है, क्योंकि कानून को ही चेंज करके न्यायालय की शक्ति को कम किया जा सकता है, ठीक है। जब एक्ट ही बदल दिया जाएगा तो न्यायालय की शक्ति कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए वहाँ से शक्ति कम है और संसद भी वहाँ की तरह संप्रभु नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। यदि आपको लग रहा हो थोड़ा भी कि ज़्यादा ही विस्तार में जा रहे हैं, आपको इतनी ज़रूरत नहीं है विस्तार की, तो जरूर बताइएगा, ठीक है। लेकिन हमें लगता है कि इतना आपको जानना चाहिए, ठीक है। चलिए एकीकृत तथा स्वतंत्र न्यायपालिका, आगे सातवां क्या है देखिए, एकीकृत तथा स्वतंत्र न्यायपालिका। अब ये क्या है देखिए, हमारे यहाँ जो न्यायालय है वो एकीकृत है, मतलब एक सुप्रीम कोर्ट है, उसके अंडर में ही सारे कोर्ट आते हैं, और स्वतंत्र है मतलब सरकार से कोई संबंध नहीं है। इसके अपने न्याय की प्रक्रिया जो है, और यहाँ तक कि इसमें जज का सिलेक्शन भी होता है, उसमें भी सरकार की कोई हाथ नहीं होती। हालांकि अब इसमें बदलाव करने की बात हो रही है, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह न्यायालय प्रक्रिया और ये संविधान के मूल ढांचे से छेड़छाड़ है। हालाँकि इस पर भी ये बातें चल रही है, आगे देखिए क्या होता है। हालांकि आपका क्या विचार है, न्यायालय को स्वतंत्र रहने देना चाहिए, ठीक है, उसमें सरकार की भूमिका नहीं होनी चाहिए। जबकि जजों के सिलेक्शन में अब संसद अपना खुद भी भूमिका चाह रही है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जब संसद ये न्यायालय के जो भी जज होंगे उनका सिलेक्शन करेगी तो इनका प्रभुत्व उन पर बढ़ जाएगा। तो फैसला सुनाने में हो सकता है कि छोटे लोगों के प्रति फैसला सुनाने में कमज़ोर हो जाए, डेमोक्रेसी के लिए सही नहीं है ना। चलिए ठीक है, तो हमारे यहाँ क्या है, एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका है। यहाँ की न्यायपालिक प्रणाली एकीकृत है, ठीक है। मतलब सभी राज्य के जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो हमारे शीर्ष पे है वो एकीकृत सिस्टम से सुनाते हैं फैसला, ठीक है। अलग अलग तरीके से नहीं, अगर सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला दिया है तो उसी तरह के टॉपिक पे हाई कोर्ट अलग फैसला नहीं दे सकता, ठीक है, वो बाध्य हो जाता है हाई कोर्ट के लिए, ठीक है। शीर्ष पर क्या है, सर्वोच्च न्यायालय, और राज्य के न्यायालय उच्च न्यायालय, फिर राज्यों में जिलावार अदालतें अधीनस्थ न्यायालय हैं, ठीक है। मौलिक अधिकार 8वां देखिए क्या है, देखिए मूल हमारे नागरिकों का यह बहुत बड़ी ताकत है, मौलिक अधिकार के माध्यम से दिया गया है। इसके हनन होने पर डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। जबकि और कोई आपका अधिकार का हनन होता है तो डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं, उसके लिए नियम बना है कि पहले जिला अदालत जाइए, उससे कुछ लंबा मैटर है या ज़्यादा संपत्ति के आधार पर तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। हाई कोर्ट में भी नहीं हुआ तब आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन मौलिक अधिकार का यदि हनन होता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। चलिए संविधान के तीसरे भाग में 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, ठीक है। अनुच्छेद हैं, आप इसको आगे हम विस्तार से बताएंगे। यहाँ पर आप देख ले लीजिए क्या है, समानता के अधिकार, ये क्या है, अनुच्छेद 14 से 18 में। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्रता के अधिकार में ही आर्टिकल 21 तो आता है, ये बहुत बड़ा विस्तार रखता है। ये भी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जैसे वहाँ इंपॉर्टेंट था, ये भी मौलिक अधिकार में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट ने खुद फैसला सुना कर कई चीज़ें इसमें जोड़ा है, ठीक है, ऐड किया है। तो ये बहुत बड़ा एक अपने आप में है। जीवन जीने का अधिकार जो है ये भी इसी से, शुद्ध हवा का अधिकार, शुद्ध पानी का अधिकार, ठीक है, जीवन जीने का अधिकार में ही आता है। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के द्वारा इसमें बहुत जुड़ गए हैं किस आर्टिकल में, ठीक है। तो स्वतंत्रता का अधिकार है, इसी स्वतंत्रता के अधिकार में 19 समय बोलने की आज़ादी, जो प्रेस की आज़ादी है, इसी में आता है स्वतंत्रता के अधिकार में ही, ठीक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, इसको हम आगे बताएंगे विस्तार से। आप फिलहाल यहाँ पे देख लीजिए एक शहर की निगाह से कि मौलिक अधिकार की विशेषताएं हैं हमारे संविधान के। सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार 29-30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, ठीक है। मौलिक अधिकार का उद्देश्य वस्तुतः राजनीतिक लोकतंत्र की भावना को प्रोत्साहन देना है। लोकतंत्र की भावना का प्रोत्साहन से मिलता है, क्यों?
कि आपके अधिकार रहेंगे। लोकतंत्र क्या है? लोगों का तंत्र। तो आपके कुछ अधिकार रहेंगे तब तो आपका तंत्र है। कोई आपका कानून हनन करता है तो आपके अधिकार होने चाहिए, तब तो लोकतंत्र का कोई मतलब होगा ना। तो यह न्यायालय के माध्यम से लोकतंत्र को बढ़ावा है, ठीक है। यह कार्यपालिका विधायिका के मनमाने कानूनों पर निरोधक की तरह काम करती है। देखिए ये जो है, हो सकता है कोई सरकार आए, किसी की सरकार बने, और वो हो सकता है कि आपके इसी सब अधिकार को छीने। हो सकता है हमारे यहाँ का जो धर्मनिरपेक्ष है वो कोई धर्म के प्रति लागू कर दे कि भारतीय आज से ये धर्म का देश हो जाएगा या राज्य हो जाएगा। देखिए देश सांस्कृतिक रूप में जब यूज करते हैं या भौगोलिक रूप में तो हम देश शब्द का यूज करते हैं, लेकिन जब हम पॉलिटी पढ़ते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम बार बार कहीं राज्य आपको बोलेंगे तो आप राज्य मतलब स्टेट नहीं समझिएगा, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, इस तरह से, ठीक है। यहाँ राज्य मतलब क्या होता है? कानून के अंदर जो एक संविधान के अंदर संचालित जो तंत्र है उसे राज्य कहते हैं, ठीक है। तो हम संविधान पढ़ रहे हैं तो यहाँ राज्य शब्द का उपयोग करेंगे, ठीक है। तो हो सकता है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य की जगह कोई धर्म के प्रति राज्य घोषित कर दे, ऐसा भी तो हो सकता है ना कोई सरकार। तो उसके इस मनमाने रवैये को रोक लगाने के लिए मौलिक अधिकार हमारे काम आते हैं। सुप्रीम कोर्ट इसे खुद लागू करता है, ठीक है, देख रेख में। तो ये क्या, कार्यपालिका और विधायिका, वही कार्यपालिका और विधायिका की बात हो गई। संसद पालिका और विधायिका के मनमाने कानूनों पर निरोधक मतलब रोक लगाने की तरह काम करते हैं, ठीक है। उल्लंघन की स्थिति में इन्हें न्यायालय के माध्यम से लागू किया जा सकता है। जिस व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन हुआ है वह सीधे सर्वोच्च न्यायालय की शरण में जा सकता है, जो अधिकारों की रक्षा के लिए कई प्रकार के अभिलेख या रिट जारी करता है, ठीक है। जिस भी व्यक्ति का मौलिक अधिकार का हनन हुआ है वो डायरेक्ट कहाँ जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, ठीक है। अब इसमें क्या है, रिट अभिलेख जारी करता है वो आगे हम बताएंगे आपको, ठीक है, कौन कौन से रिट हैं। देखिए लेकिन ये मौलिक अधिकार का भी एक लिमिट देखिए है, अनुच्छेद 20 एवं 21 को छोड़कर। 21 में जीवन जीने का अधिकार है, 20 में क्या आप बताएंगे। तो अनुच्छेद 20 एवं 21 को छोड़कर राष्ट्रीय आपातकाल, इमरजेंसी जब लागू होती है, भारत में कितनी बार इमरजेंसी लागू हो चुकी है बताइए। 1962 भारत चीन युद्ध के टाइम में भी हुआ है ना, पाकिस्तान युद्ध के समय में भी हुआ है, और 1975 में ये आंतरिक आपातकाल मतलब हमारे देश के अंदर ही विद्रोह हुआ था। हालांकि वो विद्रोह था नहीं, लेकिन उस टाइम की सरकार के लिए यह बहुत बड़ी मुसीबत बन चुकी थी, तो उसे आंतरिक आपातकाल का नाम दे करके यहाँ भी क्या किया गया था, राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया गया था, ठीक है। तो ये राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान केवल 20 और 21 को छोड़कर बाकी सभी मूल अधिकारों को भी, बाकी जितने भी मूल अधिकार हैं ये सभी को स्थगित किया जा सकता है। स्थगित मीन्स कुछ दिनों के लिए इस पर रोक लगाया जा सकता है, ठीक है। 9th, राजकीय नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक है। राजकीय नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक है। इसमें क्या है, बाबा साहब ने इसे संविधान की अनूठी विशेषता बताया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर आप सभी जानते हैं, उन्होंने क्या बताया है, अनूठी विशेषता इसे बताया। क्यों? इसका सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र बढ़ता है। इससे क्या होता है, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र बढ़ता है। कैसे बढ़ता है? क्योंकि इसमें ऐसे कुछ व्यवस्थाएं किए गए हैं नीति निर्देशक में जो राज्यों को, लोगों के प्रति, राज्यों को, पब्लिक के प्रति कुछ राज्य को निर्देश देता है। ये जो सिद्धांत है नीति निर्देशक, किसको निर्देश देता है? राज्य को। राज्य मतलब सरकार से, मतलब सरकार को निर्देश देता है कि आप इसके अनुसार काम कीजिए, ठीक है। सरकार किसके अनुसार फिर क्या करती है? इसी नीति निर्देशक सिद्धांत के ऊपर, ठीक है। तो इसके अनुसार ही कानून बनाती है। कल्याणकारी राज्य की स्थापना होने में ये मदद करता है, ठीक है। कल्याणकारी राज्य क्या है? जो लोगों के कल्याण के हिसाब से काम करे, ठीक है। मिनर्वा मिल्स मामला इससे संबंधित है। अब बताएंगे क्या मिनर्वा मिल्स मामला क्या है। सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई हुआ था 1980 में, इसे ही मिनर्वा मिल्स कहते हैं। ये सब चीज़ें जो भी हैं सुप्रीम कोर्ट की जो भी सुनवाई है, इस पर एक अलग ही टॉपिक चैप्टर वीडियो बनाया जा सकता है, क्योंकि 1 घंटे के, आधे घंटे के सब हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ जिक्र नहीं करें, फिर भी बता देंगे आपको कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से ही संबंधित ये मिनर्वा मिल्स मामला है। आप इसे सर्च करेंगे, ठीक है। 10 क्या है, मूल संविधान में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है, ठीक है, उल्लेख नहीं है, सॉरी मूल संविधान में मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं है। हमारे यहाँ मूल कर्तव्य भी है संविधान में भी, ठीक है। लेकिन ये मूल संविधान में जब 1949 में लागू हुए थे, कब लागू हुए थे? 26 नवंबर 1949 को कुछ भाग लागू हुए थे, बाकी 26 जनवरी 1950 को हुए थे, ठीक है। तो 1949 में जो हमारा संविधान बनकर लागू हुआ था उसमें क्या है कि मूल कर्तव्य का उल्लेख नहीं है, बाद में जोड़ा गया। 1976 में 42वें संविधान संशोधन करके, क्या आंतरिक आपातकाल इमरजेंसी बताए थे ना 1975 के से 77 के दौरान हुआ था, उसके बाद स्वर्ण सिंह कमेटी बनाई गई और उसके ही अनुसार मूल कर्तव्य को जोड़ा गया, ठीक है, ठीक है। और बाद में 86वें संविधान संशोधन हुआ 2002 में, 86वां संविधान संशोधन, तो उसमें एक और मूल कर्तव्य जुड़ा है, ठीक है। ये सभी मूल कर्तव्य संविधान के भाग 4A में अनुच्छेद
51 क में है, ठीक है। भाग कौन सा? 4 है। आपको बताया है कि 25 भाग में है और 25 भाग में ही ये मिलाकर सभी अनुच्छेद समाहित हैं। 400 से अधिक हो चुके हैं, बताइए कितने हो चुके हैं। तो ये मूल कर्तव्य कहाँ है संविधान में? आपको भाग ए में मिलेगा, जिसका अनुच्छेद 51 क में है, ठीक है। नीति निर्देशक तत्वों की तरह मूल कर्तव्यों को भी कानून रूप में लागू नहीं किया जा सकता। देखिए, नीति निर्देशक सिद्धांत जो है, जो राज्य के लिए बर्डन है, बर्डन मतलब राज्य उसके अनुसार ही काम करती है, वो भी कानून रूप में लागू नहीं किया जा सकता। उनके सिर्फ निर्देश है कि उसके अनुसार वो कानून बनाएं, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करें, लेकिन वो फोर्स नहीं है। मतलब उसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते कि हम नीति निर्देशक सिद्धांत में इस तरह का जिक्र है तो सरकार क्यों नहीं उसके अनुसार काम बना रही है, ठीक है। आप बताइएगा नीति निर्देशक सिद्धांत अनुच्छेद 51 क में क्या क्या है, ये मौलिक कर्तव्य में क्या क्या है, और नीति निर्देशक सिद्धांत जो 36 से अनुच्छेद 51 तक है उसमें क्या क्या है, आप देखिएगा, ठीक है। तो उसके अनुसार ये फोर्सेबल नहीं है, मतलब इस पर कोर्ट किसी को फोर्स नहीं कर सकता। नीति निर्देशक सिद्धांत के आधार पर राज्य को फोर्स नहीं कर सकता कि आप उसके अनुसार चलिए। और मूल कर्तव्य जो हमें दिया गया है ये नागरिकों पर बॉन्ड है, मतलब नागरिक के लिए है। तो नागरिक पे भी कोर्ट ये दबाव नहीं दे सकता कि आप मूल कर्तव्य को करिए ही, ठीक है। लेकिन हाँ, आपको करना है, ठीक है, निभाना है। ये फोर्स नहीं है, लेकिन ये हमारा क्या है, फिलॉसफी है संविधान की, उसके अनुसार हमको आगे बढ़ना है, ठीक है। 11, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य, ठीक है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, किसी धर्म विशेष को भारत के धर्म के तौर पर मान्यता नहीं देता। धर्मनिरपेक्ष राज्य है, आप सभी जानते हैं, हमारे यहाँ किसी धर्म को संविधान में मान्यता नहीं दिया गया है, ठीक है। हालांकि 42वें संविधान संशोधन के बाद प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया, लेकिन फिर भी मूल जो संविधान था उसमें धर्मनिरपेक्ष कहीं जिक्र नहीं था। लेकिन हाँ, उसमें कुछ ऐसे लक्षण हैं हमारे संविधान में, शुरू से ही कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं जो धर्मनिरपेक्षता की ओर ही संकेत करते हैं। संकेत क्या करते हैं, मतलब हैं ऑलरेडी, बस ये शब्द नहीं धर्मनिरपेक्ष कहीं संविधान में था। 42वें संविधान संशोधन करके फिर प्रस्तावना में जोड़ा गया है। दोस्तों बताइए, प्रस्तावना में जोड़ा गया है अभी भी, ठीक है। आप बताइए, प्रस्तावना हमारे संविधान का भाग है या नहीं है? ये सिविल सर्विस में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, यूपीएससी में, कि क्या प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग है? तो आप बताइएगा हमें। तो यही प्रस्तावना में जोड़ा गया है फिर धर्मनिरपेक्ष शब्द को, कब? 42वें संविधान संशोधन के बाद जोड़ा गया, ठीक है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद धर्मनिरपेक्ष राज्य को परिलक्षित करते हैं। हमारा धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ये परिलक्षित करते हैं कैसे? अनुच्छेद 14, 15 जो ऊपर बताया था मौलिक कर्तव्य में आपका है, ठीक है। आपका मूल कर्तव्य देखिए, देखिए ये सब क्या है, सभी धर्मनिरपेक्ष राज्य की तरफ क्या है, ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार, तो ये सब क्या है, इसी में जो है आपको धर्मनिरपेक्षता के लक्षण दिख रहे हैं ना। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मतलब आप जिस धर्म को अपनाना चाहें आप स्वतंत्र हैं, राज्य आपको बॉन्ड नहीं कर सकते कि आप इसी धर्म को मानिए, ठीक है। चलिए, तो ये सब आप अनुच्छेद अच्छे से देख लेंगे कि धर्मनिरपेक्षता से संबंधित है, ठीक है। भारत के धर्मनिरपेक्ष पश्चिम देशों से अलग है, फिर भी पश्चिम देश किसको बोलते हैं? अमेरिका को खासकर आप मूल रूप से मान लीजिए। भारत के जो पश्चिम में पड़ते हैं उसे पश्चिम देश कहते हैं, विकसित देश हैं सभी, तो उनसे अलग हैं। कैसे? वहाँ की धर्मनिरपेक्ष जो नकारात्मक है। नकारात्मक का मतलब क्या हुआ कि धर्म और राज्य आपस में कोई संबंध नहीं है, नेगेटिव है, एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ बहुधर्मवादी समाज होने के कारण सकारात्मक रूप रखता है, मतलब सभी धर्मों को समान बढ़ावा देता है, ठीक है। अब देख लीजिए, आरक्षण से इसको जोड़ सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से आपको जोड़ते चलना है, खासकर सिविल सर्विस के जब आप तैयारी कर रहे हो तो इसी तरह से आपको कनेक्ट करना है, ठीक है। जब तक आप कनेक्ट नहीं करेंगे सिविल सर्विस जैसे एग्जाम को तो नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। बाकी तो आप ये सब जो भी है आर्टिकल वगैरह एसएससी सब के लिए तो आर्टिकल के वाला पकड़ लेंगे, थोड़ा सा समझ जाएंगे तो भी निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन मेंस में जो लिखना होता है यूपीएससी में, तो वहाँ आप जब तक कनेक्ट करना नहीं सीखेंगे तो इसको कनेक्ट कीजिए। धर्मनिरपेक्षता पश्चिम देशों से अलग है, कैसे? आरक्षण से इसको जोड़ दीजिए आप, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 12, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। हमारे यहाँ देखिए क्या प्रमुख विशेषता में क्या है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। देखिए हमारे यहाँ जब संविधान लागू हुआ 1949 में, उसी टाइम में भारत के सभी नागरिकों को जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है उसे बिना किसी भेदभाव के मत देने का अधिकार प्राप्त हो गया संविधान लागू होते ही, यदि 18 वर्ष से ऊपर है तो। जबकि कई देशों में संविधान लागू होने के कई वर्ष बाद कुछ लोगों को अधिकार मिला, महिलाओं को अधिकार बाद में मिला वोट देने का, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, ठीक है। बिना भेदभाव के, न धर्म पे, न जाति पे, न लिंग पे, न साक्षरता पे कि आप इतना एजुकेटेड हैं तभी दे सकते हैं। अनपढ़ व्यक्ति भी 18 वर्ष हो गया तो वोटर लिस्ट में नाम है तो दे सकता है। संपत्ति भी नहीं कि आप टैक्स देते हैं इतना तभी आप वोट दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सबकी सरकार में समान रूप से भूमिका है सरकार बनाने में, ठीक है। तो हुआ ना एक लोकतंत्र का बहुत ही अच्छा नमूना, ठीक है। एकल नागरिकता, देखिए नागरिकता सिटीजनशिप, ठीक है, सिटीजनशिप, तो ये भी हमारे यहाँ क्या दिया जाता है, एकल नागरिकता दिया जाता है, ठीक है। मतलब सिर्फ भारत के ही आप नागरिक हैं, कोई राज्य के और नागरिक नहीं है। संघीय सरकार है हमारा देश, राज्य की सरकार भी होती है, केंद्र सरकार भी होती है, लेकिन नागरिकता आपको सिर्फ भारतीय ही मिलती है, ठीक है। अमेरिका में क्या है बताइए आप,
वहाँ राज्य और देश की अलग अलग नागरिकता मिलती है, ठीक है। स्वतंत्र निकाय, ठीक है। अब भारतीय संविधान में एक विशेषता क्या है कि स्वतंत्र निकाय भी हैं, जैसे क्या भारतीय संविधान में विधायिका के अलावा ये स्वतंत्र निकाय कौन कौन से हैं? भारतीय संविधान में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और सरकार के अलावा स्वतंत्र निकाय की भी स्थापना करता है, ठीक है, भारतीय संविधान। और ये जो स्वतंत्र निकाय हैं कौन कौन से हैं? देखिए यहाँ पे जैसे निर्वाचन आयोग है, इलेक्शन कमीशन जो चुनाव करवाता है, राष्ट्रपति के भी चुनाव करवाता है, लोकसभा राज्यसभा सभी का, ये स्वतंत्र निकाय है, ठीक है। महालेखाकार नियंत्रक एवं महालेखाकार, कैग कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है। यूपीएससी जो सिविल सेवा एग्जाम लेती है, ठीक है। यूनियन पब्लिक ये सर्विस कमीशन, ठीक है। राज्य लोक सेवा आयोग, इसी तरह से जो राज्यों में लोक सेवा आयोग हैं वो भी, ये सब क्या स्वतंत्र हैं। अब कैसे स्वतंत्र हैं बताइए? स्वतंत्र ऐसे हैं कि इनकी कार्यकाल की सुरक्षा है, मतलब इनके जो अध्यक्ष होते हैं इनकी कार्यकाल की एक सुरक्षा है कि आपके 5 साल 10 साल कार्यकाल सुरक्षित है, ठीक है, जो भी निर्धारित है सुरक्षित है। नहीं तो ऐसा होगा कि अपने हिसाब से काम करें यदि, तो सरकार चाहे तो इनको हटा सकती है, कार्यकाल की सुरक्षा नहीं रहेगी तो ठीक है 2 साल में ही हटा देगी, साल भर में ही हटा देगी, तो ये स्वतंत्र हुए ना अपने हिसाब से, तो स्वतंत्र निकाय हुए, ठीक है। सेवा शर्त इनकी जो है वो फिक्स है कि आपकी सेवा शर्त नियम है उसके अनुसार आप रहेंगे, उससे पहले सरकार आपको कुछ नहीं कर सकती, ठीक है, तो स्वतंत्र हुए। चलिए दोस्तों, इसी चैप्टर का दूसरा भाग आगे देखना आप ना भूलें, नेक्स्ट डे ये आएगा। और के सेल्फ स्टडीज में आपका स्वागत है। थैंक यू फॉर वाचिंग। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और हमारे आप व्हाट्सएप ग्रुप को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप आप सभी व्हाट्सएप चलाते हैं इसलिए मैंने व्हाट्सएप ग्रुप प्रोवाइड कराया है, जबकि बहुत लोग टेलीग्राम देते हैं, तो हमें पता है टेलीग्राम उतना लोग नहीं चला पा रहे हैं अभी, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर आपको क्या है कि जो हम पढ़ा रहे हैं सेम PDF आपको प्रदान किया जाएगा, ठीक है। और वीडियो की लिंक में वहाँ डालते हैं, तो आप मिस ना करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। शेयर जरूर करें दोस्तों में अपने, ठीक है। और आपके भी जो व्हाट्सएप ग्रुप होंगे अपने दोस्तों को, उसमें इस वीडियो को शेयर करें, ठीक है, ताकि ज़्यादा लोग पास पहुँचे, तो हमें मोटिवेशन मिले और आपके लिए और अच्छे अच्छे हम टॉपिक लाएँ, करंट अफेयर भी लाएंगे, हिस्ट्री भी लाएंगे, ठीक है। लेकिन पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, हमें मोटिवेशन दीजिए। हमें भी तो मोटिवेशन चाहिए ना आपके लिए, क्योंकि हमें लगना चाहिए ना कि जो हम कर रहे हैं वो आपके लिए फ़ायदेमंद हो गया। तो ठीक है, चलिए ज़्यादा थैंक यू, थैंक्स।